गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने वर्षा ऋतु है वो स्टार्ट कर दिया था, पर उसमें और भी चीज़ें हैं जो रह गई थी, तो मैं आज आपको पढ़ा देती हूँ। इसके तहत आइसोथर्मल जो लाइन है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समताप रेखा, वो 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तरी व दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है। समताप रेखा क्या करती है, मध्य प्रदेश को दक्षिण और उत्तरी और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी? 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा। और आइसो हाइट लाइन जो कि समवर्षा रेखा है, वो 60 सेंटीमीटर की आइसो हाइट रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। अब हम देखेंगे वर्षा की परिवर्तनशीलता। ये तो हमको पता है कि वर्षा की परिवर्तनशीलता की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा। औसत मतलब जैसे औसत मध्य प्रदेश की औसत कितनी है, 112 सेंटीमीटर। उससे कम वर्षा, कम मतलब 50 सेंटीमीटर वर्षा, और औसत से अधिक वर्षा 125 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं का होना वर्षा की क्या कहलाती है, परिवर्तनशीलता कहते हैं। इसको क्या प्रतिशत से मापा जाता है। मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर एवं पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की परिवर्तनीयता बढ़ती जाती है। मतलब क्या है इनका, दक्षिण में हमें पता ही है कि वर्षा ज़्यादा होती है, उत्तर में क्या होती है, वर्षा कम होती है, और पूर्व में क्या होती है, वर्षा अधिक होती है, और पश्चिम में वर्षा कम होती है। इन जाने पर क्या होती है, वर्षा की परिवर्तनीयता बढ़ती है, मतलब वर्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है। वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, चौमासा कहते हैं। जैसे शीत ऋतु को क्या कहते हैं, यूनाला, वैसे ही वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, केवल चौमासा, है ना, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट शीत ऋतु। हमने ग्रीष्म ऋतु भी पढ़ लिया, वर्षा ऋतु भी पढ़ लिया, अब शीत ऋतु। मध्य प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक क्या पड़ती है, शीत ऋतु पड़ती है ना। और इसमें औसत तापमान कितना रहता है, औसत की बता रही हूँ, 22 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस ये औसत तापमान रहता है। इससे कम भी गिर भी सकता है कभी कभी, और ज़्यादा भी हो सकता है। जनवरी माह में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, मतलब जनवरी स्टार्ट तो कब होती है, नवंबर में, पर जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। और जिसका औसत तापमान कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान, मतलब सबसे ज़्यादा ठंड कब पड़ती है, जनवरी में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ठंड अगर जिलों की बात करें तो शिवपुरी और मुरैना में, जहां जनवरी माह में न्यूनतम तापमान कितना होता है, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य। तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती होगी। जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली जैसी ठंड कहाँ पर पड़ती है, शिवपुरी और मुरैना में। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, जो उत्तर का क्षेत्र है वहाँ पर। इस ऋतु को क्या कहते हैं, स्याला। जैसे ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं, यूनाला, और वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, चौमासा। वैसे ही शीत ऋतु को क्या कहते हैं, स्याला शीत ऋतु। ये सिर्फ केवल मध्य प्रदेश में कहते हैं ना, स्थानीय नाम है। अगर आपको ज़्यादा ही रहे कि ये क्या है, तो स्थानीय नाम है ये मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु, शीत ऋतु को के स्थानीय नाम। उत्तरी भाग में उच्च भूमियों की अधिकता होने के कारण उत्तरी भाग में क्या है, उच्च भूमियाँ अधिक है, जिसके कारण पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ठंड पड़ती है तथा मैदानी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ठंड पड़ती है ना। और जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पे मैदानी क्षेत्र ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे अपेक्षाकृत क्या, कम ठंड पड़ती है। शीत ऋतु के अंतर्गत अक्टूबर फरवरी माह के मध्य 12 से 18 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वैसे वर्षा तो वर्षा ऋतु में होती है, पर शीत ऋतु में भी कुछ वर्षा होती है, जिसमें अक्टूबर से फरवरी के मध्य में 12 से 18 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो किसके कारण होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है। किसके कारण, उष्णकटिबंधीय। ये हम जो वर्ड है, जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सब इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और शीतकालीन बौछार से होती है। दो चीज़ों से, एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों तथा शीतकालीन बौछारों से होती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, महोट या मवाड़ कहते हैं, है ना, नाम से जाना जाता है। मवाड़ वर्षा रबी की फसल के लिए क्या उत्तम मानी जाती है, जिसमें रबी की फसल में चावल आता है ना, गेहूँ आ जाएगा, ये रबी की फसल है। और अक्टूबर माह में वर्षा कैसे होती है, लौटते हुए मानसून को हम क्या कह सकते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी मानसून, वो उसको हम लौटते हुए मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून को। लौटते हुए मानसून की शीतकालीन बौछार से क्या होती है, वर्षा। तथा जनवरी फरवरी में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होती है। और शीत ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, इंदौर में। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ऋतु वेधशाला, ये आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, इंदौर में।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण 4 भागों में विभाजित किया है। जैसे मध्य प्रदेश में ऋतुओं को कितने 3 भागों में विभाजित किया था, वैसे ही मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण को कितने 4 भागों में बांटा है। मैं आपको ये मैप के थ्रू भी बताऊंगी, पहले आप ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र शामिल है। ये राज्य के कहाँ पर दक्षिण पूर्वी हिस्से में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक होती है। कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। इस क्षेत्र में स्थित दक्षिण पचमढ़ी आता है, महादेव पर्वत आता है, मंडला, जिस मैंने कल आपको बताया था सब सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, सर्वाधिक वर्षा मंडला जिले में होती है ना। सीधी तथा बालाघाट में अधिक वर्षा होती है ना। और अधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है, अब हमें कारण भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नर्मदा घाटी से आने वाली अरब सागरीय मानसून, और हमने ये भी देखा था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे किस मानसून से होती है, अरब सागरीय मानसून। तो इसलिए जो अधिक वर्षा है दक्षिण पूर्वी हिस्से में, वो किसके कारण होती है, अरब सागरीय मानसून के कारण, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। सेकेंड है औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें क्या 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा आती है ना, ये औसत का बोल रही हूँ। इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से शामिल हैं, बैतूल आता है, छिंदवाड़ा आता है, सिवनी, होशंगाबाद जो वर्तमान में नर्मदापुरम नाम है इसका, नरसिंहपुर आदि जिले शामिल हैं ना इसके अंदर। और पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इस यहाँ पर औसत से अधिक वर्षा क्यों होती है, कारण इसका क्या है, जिलों में अधिक आर्द्रता होने से अधिक वर्षा होती है। क्या आर्द्रता के कारण यहाँ पे क्या होती है, औसत से अधिक वर्षा होती है। थर्ड क्या है, औसत वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें 75 से 100 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। ये प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले इसके अंतर्गत शामिल है ना, उत्तर पूर्वी जिले। और इसके अंतर्गत मध्य उच्च पठार है ना, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार में औसत वर्षा होने के कारण क्या है, वायुमंडलीय आर्द्रता का कम होना एवं क्षेत्रीय स्थलाकृति का प्रभाव। इसमें 2 कारण है, वायुमंडलीय आर्द्रता कम है और क्षेत्रीय स्थलाकृति का प्रभाव आता है ना। कम वर्षा वाले क्षेत्र, चौथा कौन सा है, कम वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राज्य का पश्चिमी क्षेत्र निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें दक्षिण पूर्वी मानसून यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होती है, आर्द्रता रहित हो जाती है। मतलब आर्द्रता इसमें क्या होती है, समाप्ति हो जाती है, समझो है ना, आर्द्रता क्या समाप्त हो जाती है। आर्द्रता मतलब जिसमें वर्षा की मात्रा ग्रहण हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। ये आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि आर्द्रता क्या होती है। इसके अंतर्गत नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ आदि जिले शामिल हैं। अब मैं आपको मैप के थ्रू ये बता देती हूँ, तो आपको याद रखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कम वर्षा कहाँ पे होती है, औसत वर्षा कहाँ पे होती है। तो आप जिले वाइज भी अच्छे से याद कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत हमने जो ये हमारा क्षेत्र है, पचमढ़ी है, महादेव पर्वत है, ये आते हैं ना। और औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें बालाघाट आता है, छिंदवाड़ा आता है, 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, वो संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र शामिल किया गया है, जहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र शामिल किया, जिसमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब इसके अलावा भी मैं, आप इसको नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रही हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे भारतीय मौसम विभाग का उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ पर है, उप क्षेत्रीय मौसम विभाग के अंतर्गत उप क्षेत्रीय कहाँ पर है, ये भोपाल में स्थित है ना। भोपाल में कब इसकी स्थापना हुई थी, 27 जुलाई 2008 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और भारतीय मौसम विभाग का एक कार्यालय कहाँ पर है, एक कार्यालय इंदौर में भी है ना। कुछ योजना बता देती हूँ जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, जो इम्पोर्टेंट है। 2017-18 में के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्टेट नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज कितना अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। इसका शॉर्ट फॉर्म SKMCC, ये भी आपसे कभी पूछ सकते हैं ना, के तहत
एडवांसमेंट प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, EPCO एवं ये 3 संस्थान थे ना जो पर्यावरण विभाग द्वारा राज्य के 3 जिलों, जिसमें कौन सा है, सतना है ना, सतना, सीहोर, राजगढ़ को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में शामिल किया है। तीन जिलों को, सतना, सीहोर और राजगढ़ को किसमें शामिल किया है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया, प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य हम देखें तो क्या है, किसानों को क्लाइमेट चेंज है ना, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना। और अभी हाल ही में एक जो उज्जैन के तहत एक अत्याधुनिक वेधशाला की स्थापना की गई है, वो कब की गई है, 12 जून 2013 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महिदपुर तहसील में, कहाँ पे, महिदपुर तहसील के ग्राम डोगाला में मध्य प्रदेश की प्रथम अत्याधुनिक, कौन सी, अत्याधुनिक वेधशाला, ऋतु वेधशाला तो इंदौर में है, पर अत्याधुनिक वेधशाला का स्थापना या लोकार्पण भी बोल सकते हैं ना, दोनों। इसको किसने किया है, पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा, जिसका नाम, जो अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किसके नाम पर रखा गया है, आचार्य। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किसके नाम पर रखा है, आचार्य बरामिहिर के नाम पर रखा ना, के नाम पर रखा गया। इसके अलावा भी एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी तो नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि कब किस डेट को क्या होता है क्या नहीं होता है ना, ये आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे 21 जून को क्या सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को क्या पड़ती है, गर्मी रहती है ना, ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को क्या सबसे बड़ा दिन होता है, और ये क्यों होता है, क्यों होता है, सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, सूर्य कर्क रेखा के क्या होता है, लंबवत होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, मतलब गर्मी बहुत बढ़ जाती है ना, गर्मी 21 जून को गर्मी बहुत रहती है, तो उसका कारण क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है। और एक डेट और है 22 दिसंबर, इस टाइम क्या होती है, ठंड पड़ती है ना, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, क्या होता है, सबसे छोटा दिन। इस दिन ये क्यों होता है, सूर्य क्या होता है, मकर रेखा पर लंबवत होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब उस दिन ठंड बहुत बढ़ जाती है, तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होता है, जिससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत हमारा भारत भी है, और उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी शामिल है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जो सूर्य है वो सीधा पड़ता है, तो क्या होती है, गर्मी होती है ना, क्या होती है, गर्मी होती है, सीधा पड़ता है, गर्मी होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है,
दक्षिणी गोलार्ध में क्या तिरछी पड़ती है ना, सूर्य की रेखा क्या होती है, सूर्य की रेखा क्या पड़ती है, तिरछी, जिससे क्या पड़ती है, ठंड होती है यहाँ वहाँ पे। और एक डेट और आप याद रखना, 23 सितंबर, 23 सितंबर सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन होता है, जिससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सूर्य क्या पड़ता है, तिरछा पड़ता है, सूर्य क्या तिरछा पड़ता है, जिसमें क्या तापमान कम होता है, तापमान क्या कम होता है, मतलब वहाँ पे क्या होती है, ठंड होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है, जिससे तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और क्या तापमान बढ़ने से क्या पड़ती है, वहाँ पे गर्मी पड़ती है। आज मैंने ये आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो क्लाइमेट वाला है हमारा टॉपिक वो कंप्लीट हो गया है। कल से मैं आपको और कोई सा टॉपिक पढ़ाऊँगी।